डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की सीमांकन की विधियाँ। तो इसके प्रमुख रूप से 3 सीमांकन की विधियाँ हैं। फर्स्ट है केंद्रीय व्यापार सूचकांक, सेकेंड है CBD कोर फ्रेम मॉडल विधि और पैदल यात्री प्रवाह विधि। तो इसका सामान्य परिचय हम दे देते हैं। केंद्रीय व्यापार सूचकांक जो है मार्फी और जो वांस है उनके द्वारा प्रयोग किया गया था 1950 में। और केंद्रीय व्यापार सूचकांक में जो केंद्रीय और अकेंद्रीय व्यापार है उनको क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, उसके क्षेत्रफल को और उसका अनुपात ज्ञात किया जाता है। बस इतना ही होता है। और कोर फ्रेम मॉडल में क्या होता है, जो केंद्रीय क्षेत्र है उसे कोर कहा गया है और उसके आसपास के जो क्षेत्र है उसको फ्रेम कहा गया है। यानी कि जो केंद्रीय क्षेत्र है उसके आसपास के जो क्षेत्र है सीमावर्ती क्षेत्र उसे फ्रेम कहा गया है। ये है, इसके माध्यम से ज्ञात किया जाता है। और पैदल यात्री प्रवाह, यानी कि केंद्रीय क्षेत्र में क्या होता है, पैदल यात्री का प्रवाह बहुत अधिक होता है, यानी कि भीड़ भाड़ रहता है। और बाह्य क्षेत्र में क्या होता है, नगर के अन्य क्षेत्रों में पैदल यात्री को प्रवाह कम होता है। तो इसी आधार पर इनको क्या किया गया है, सीमांकित किया गया है। तो नीचे इसके बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट देखेंगे हम केंद्रीय व्यापार सूचकांक। तो केंद्रीय व्यापार सूचकांक का प्रयोग मर्फी और वांस ने 1950 में किया। तो इनके जो व्यापार सूचकांक है इसमें 4 चरण दिए हुए हैं। फर्स्ट चरण में वृहद स्तर पर, यानी कि उच्च स्तर पर जो केंद्रीय व्यापार कार्य है, केंद्रीय व्यापार कार्य ये के अंतर्गत उनके जो दुकान है, व्यवसायिक कार्य है, उनको सम्मिलित किया गया है। और अकेंद्रीय व्यापार कार्य, तो इसके अंतर्गत जो शैक्षणिक मतलब सामाजिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक कार्य है उसको सम्मिलित किया गया है, यानी कि शिक्षा, धार्मिक, जनसंख्या, इनको। और जो व्यापार केंद्रीय व्यापार है उसमें किसको सम्मिलित किया गया है, व्यवसायिक यानी कि आर्थिक को। तो ये आप समझ गए होंगे कि केंद्रीय में किसको शामिल किया गया है और अकेंद्रीय में किसको। केंद्रीय में आर्थिक और अकेंद्रीय में सामाजिक, यानी कि बाकी के सब। तो ये हो गया, उनको क्या करना, सम्मिलित किया गया है। बस इतना ही फर्स्ट टॉपिक में। सेकेंड में आपको क्या करना है, इसमें सेकेंड में जो केंद्रीय व्यापार कार्य है और अकेंद्रीय व्यापार कार्य है उसके जो कुल फर्श क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करना, उसके अनुपात को ज्ञात करना, प्रयुक्त कुल फर्श क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। इतना ही करना है आपको। केंद्रीय व्यापार कार्य और अकेंद्रीय व्यापार कार्य के प्रयुक्त कुल फर्श का क्षेत्रफल अनुपात ज्ञात करना है। और तीसरे में उसका सूत्र दिया हुआ है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र। तो फर्स्ट है उसकी ऊंचाई सूचकांक के आधार पर ज्ञात करना है, जिसमें केंद्रीय व्यापार कार्यों के कुल फर्श का क्षेत्रफल, यानी कि पहले फर्स्ट वाला का केंद्रीय व्यापार का ज्ञात करेंगे और बटे में भूमि का कुल क्षेत्रफल। तो फर्स्ट का निकल जाएगा। और उसके बाद अकेंद्रीय में क्या करना है आपको, और अकेंद्रीय में आपको करना है वही कार्य करना है, केंद्रीय व्यापार गहनता सूचकांक लगाना है उसमें। फिर केंद्रीय व्यापार कार्यों का कुल क्षेत्रफल और उसके नीचे में कुल फर्श का क्षेत्रफल, फिर गुणित में करना है आपको 100/1। इसके बाद आपका ये भी निकल जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर है आपका चौथा पॉइंट, ये आपका चौथे नंबर का है, जिसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। इसमें बस आपको ध्यान से पढ़ने के बाद कुछ पॉइंट लिखना है। इसमें 4 पॉइंट दिया हुआ है, 4 चरण। तो चारों चरण को हम अच्छे से, चलिए चौथे चरण। तो ये जो चौथे चरण है इसमें आपको उनका जो प्रतिशत निकलना है उसको दर्शाना है। जैसे कि आपके जो फर्स्ट है केंद्रीय व्यापार सूचकांक का फर्स्ट जो सूत्र लगाए हैं आप, यानी कि केंद्रीय व्यापार ऊंचाई सूचकांक, ये वाला केंद्रीय व्यापार ऊंचाई सूचकांक, इसका मान कितना आना चाहिए, कम से कम 1 आना चाहिए। और जो केंद्रीय व्यापार गहनता सूचकांक लगाए हैं उसमें उसका प्रतिशत जो है 50 आना चाहिए। तो ये क्या है, आपके चौथे चरण है। यानी कि आपके प्रथम चरण में क्या हुआ, जो केंद्रीय व्यापार कार्य है और अकेंद्रीय व्यापार कार्य है उसको पता लगाना, प्रत्येक मंजिल पर कितने क्षेत्रफल हो रहा है और उसका क्षेत्रफल का जो फर्श है उसको पता लगाना, सेकंड का है। फिर थर्ड में है उसको सूत्र में व्यवस्थित करना, फिर चौथे नंबर पे उसको मान ज्ञात करना। तो ये हो गया उसका 4 चरण। उपयुक्त विधि द्वारा मर्फी एवं वाल्श ने 1954 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वारिस्टास नगर के केंद्रीय व्यापार क्षेत्र का निर्धारण किया। तो इसका मतलब क्या है आपका, केंद्रीय व्यापार ऊंचाई सूचकांक, और इसका मतलब क्या होता है, केंद्रीय व्यापार घनता सूचकांक, इसके आधार पर किया। अब आ जाता है CBD कोर फ्रेम मॉडल विधि।
एग्ज़ाम की वजह से हम आपको थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट करके अच्छे से लिख लेंगे। CVD कोर फ्रेम मॉडल विधि, इसका प्रयोग 1959 में हॉरवुड ने किया है। हॉरवुड और बोयाज दोनों ने मिलकर किया। इसमें व्यापार क्षेत्र का सीमांकन करने हेतु कोर और फ्रेम मॉडल का प्रयोग किया गया। इसमें कोर का मतलब क्या होता है? कोर का मतलब होता है केंद्रीय भाग। ये आपका कोर है और इसके बाद वाला जो है इसका फ्रेम है, इसको दर्शाया गया है इसमें। उन्होंने कोर किसे कहा है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार किए गए सीमांकन क्षेत्र को उन्होंने कोर कहा तथा कोर को घेरते हुए सीमांकित क्षेत्र को फ्रेम कहा। यानी कि ये क्या है, आपका कोर है और ये वाला जो उनको सीमांकित कर रहा है ये क्या है, फ्रेम है। कोर नगर का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ दिन के समय जनसंख्या क्या होता है, सर्वाधिक संकेंद्रित होता है तथा इस भूमि का उपयोग क्या होता है, घनता से होता है। ये क्या है, ये कोर क्षेत्र है। इसमें क्या है, ये क्या है, कोर क्षेत्र जो है एक सघनता जनसंख्या वाला क्षेत्र है और इसमें भूमि का उपयोग क्या होता है, घनता से होता है। लेकिन ये जो सीमा क्षेत्र है इसमें क्या होता है, ये क्या है, जनसंख्या घनत्व कम रहता है और भूमि का उपयोग इतना घनता से नहीं होता। तो इसे क्या कहते हैं, फ्रेम, और इसे कोर कहते हैं। कोर में अलग अलग स्थानों पर विशेषीकृत क्रियाकलाप का संकेंद्रण है जिसे उप कार्यात्मक क्षेत्र का निर्माण करता है। यानी कि कोर में क्या है, अलग अलग कार्य का संकेंद्रण होता है, अलग अलग प्रशासनिक कार्य भी होता है, फुटकर वगैरह भी है, कपड़ा दुकान वगैरह सब चीज़ रहता है इसी में, बिजनेस वगैरह भी। फिर ये क्या है, बाह्य क्षेत्र है जिसमें उत्पादन वगैरह का कार्य होता रहता है और लोग निवास करते हैं अपने परिवारों के साथ। ये वाला बाह्य क्षेत्र होता है उसका, जिसे फ्रेम का नाम दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि फ्रेम क्या है और कोर क्या है। तो ये वाला आपका फ्रेम है और ये जो है छोटा वाला हिस्सा ये कोर है। अब फ्रेम का भी थोड़ा सा परिचय देख लीजिए। फ्रेम क्षेत्र अपेक्षाकृत कम घनता से विकसित होता है जहाँ भूमि का मूल्य क्या होता है, कम होता है, लेकिन केंद्रीय भाग में क्या होता है, भूमि का मूल्य भी अधिक होता है। व्यवसाय अथवा कार्यों की अपेक्षा यहाँ पर क्या होता है, अधिक विविधता होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने स्तर पर कार्य वगैरह करते रहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वाहन की विक्रय वगैरह, सेवा क्षेत्रों का विशेष सेवाएं जैसे चिकित्सा और बहुपरिवार वगैरह यहाँ निवास करते हैं। थोक व्यापार वगैरह संग्रहित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जगह थोड़ा अच्छे से रहता है। परिवहन वगैरह, टर्मिनल वगैरह, हल्के उद्योग वगैरह यहाँ पर रहते हैं। तो ये हो गया कोर फ्रेम मॉडल, ये कंप्लीट हो गया। मतलब कोर फ्रेम मॉडल में वही है कि कोर स्थान किसको, केंद्रीय स्थान को दिखाता है जहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक और उस क्षेत्र का मूल्य क्या होता है, अधिक होता है और वहाँ पर भूमि उपयोग तीव्रता से होता है। उसे कोर कहा गया है, यानी कि केंद्रीय क्षेत्र। उसके आसपास को सीमा कहा गया है। उसके आसपास क्या होता है, बाकी के जो उत्पादन उद्योग है, निर्माण वगैरह है, वो सभी बाहर में होते हैं और जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो बाहर में होते हैं। फिर है पैदल यात्री प्रवाह विधि। तो आप जो वीडियो देखेंगे ना उसको स्क्रीन को बड़ा करके देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अव्यवस्थित है अभी जल्दी में। तो पैदल यात्री प्रवाह विधि ये है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की सीमांकित करने की ये बहुत ही सरल विधि है, जिसमें क्या होता है, जो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र है उसमें पैदल यात्रियों का घनत्व क्या होता है, शेष क्षेत्रों की अपेक्षा अधिकतम होती है। तो इसी के आधार पर क्या किया गया है, इसका सीमांकन किया गया है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे व्यापार क्षेत्र की दूरी बढ़ती जाती है, पैदल यात्रियों की संख्या क्या होता है, घनत्व जो है कम होता है, और जैसे जैसे व्यापार क्षेत्र की दूरी क्या होती है, घटती है, वैसे वैसे पैदल यात्रियों की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती है। इस प्रकार से, यानी कि ये क्या है, आपका केंद्र क्षेत्र है और ये क्या है, आपका पैदल यात्री यहाँ से जा रहे हैं। ये देखिए, पैदल यात्री इधर जाएंगे तो क्या होगा, पैदल यात्रियों की जो घनत्व है वो बढ़ते जाएगा, इधर घनत्व बढ़ेगा। लेकिन जब इधर से पैदल यात्री इधर आएंगे बाह्य क्षेत्र की ओर, तो क्या होगा, पैदल यात्री का घनत्व क्या है, घटते जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, कम होंगे और इधर क्या होता है, यहाँ पर पैदल यात्री पहले से ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ समय पर यह क्या होता है, रात के समय यहाँ पर पैदल यात्री जो है क्या होता है, कम हो जाता है। लगभग 2 बजे या 6 बजे मॉर्निंग को भी, सुबह 10 बजे के आसपास यहाँ पर क्या होते हैं, पैदल यात्री बहुत अधिक होते हैं। तो ये है पैदल यात्री प्रवाह विधि। तो ये तीनों सिद्धांत जो है कंप्लीट हो गए।
तो आप इसे अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। तो हम इसे एग्ज़ाम की वजह से जल्दी जल्दी समझाने का प्रयास किए हैं। धन्यवाद।